Good morning students. Welcome to class 8, the chapter number 8 of your history portion, the women, caste and the reforms. तो स्टूडेंट्स ये हमारी इस चैप्टर की सेकंड क्लास है। अपनी फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारी कंट्री के अंदर एंशिएंट टाइम से ही अगर हम लोग बात करें वुमेन सेक्शन की तो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी हम लोगों को इंडियन सोसाइटी में देखने को मिलती है, जिसमें हम लोगों ने बात की थी सबसे पहले सोशल लेवल्स की, जिसमें मैंने बताया था आपको सती सिस्टम के बारे में, है ना, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि किस तरह से एंशिएंट टाइम में इंडिया के कल्चर के अंदर ये एक सोशल लेवल था कि किसी भी विडो को या जिस लेडी के हस्बैंड की डेथ हो जाती थी वहाँ पर उस लेडी को अपने हस्बैंड की फनल के साथ में जो फनल प्रे होता था उसमें उसको आग के अंदर धकेल दिया जाता था और इस पूरे सिस्टम को सती का नाम दिया गया। ठीक है ना। इसके साथ में हम लोगों ने बात की कि हमारे इंडिया के कल्चर के अंदर अगर हम लोग लेटर वैदिक पीरियड की बात करें तो बाद में सोसाइटी के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस देखने को मिले जहाँ पर वुमेन को सोसाइटी के अंदर इक्वल एजुकेशन के बारे में कह सकते हैं कि बहुत ही बैकवर्डनेस के अंदर चली गई। ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि चाहे हम लोग सोसाइटी के अंदर एजुकेशन को ले लें, चाहे रिचुअल्स को ले लें, वुमेन का सेक्शन बहुत पीछे था। धीरे धीरे हम लोगों ने इसमें ये बात की कि राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती कुछ ऐसे सोशल रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने इंडिया के अंदर ये जो सोशल इवेंट्स थी इनको दूर करने के लिए कई सारे कह सकते हैं कि अपने प्रयास किए और इस तरह से धीरे धीरे आज हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर धीरे धीरे वुमेन की जो कंडीशन है वो सुधर रही है, आगे बढ़ रही है। वुमेन हर सेक्शन के अंदर, हर सेक्टर के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि आज जॉब सेक्टर ले लीजिए, कोई समय था कि घर की चार दीवारी के अंदर ही जो था सिर्फ घर का काम करना, है ना, और फैमिली का टेक केयर लेना, ये सारी चीजें जिम्मेदारी होती थी। लेकिन आज घर और घर के साथ में ही बाहर के काम वर्किंग वुमेन हम लोग देखते हैं। तो ये सारे जो चेंजेस है बच्चों, ये कोई सडन चेंज नहीं है, एक बहुत लंबा स्ट्रगल लग गया यहाँ तक आने पर, लेकिन अभी भी स्ट्रगल बहुत बाकी है। क्योंकि अगर सोसाइटी के अंदर हम देखें तो आज भी मैन और वुमेन के बीच का जो डिफरेंस है वो हम लोग बहुत ही क्लियरली देख सकते हैं। इक्वालिटी की बात करें तो आज भी हम लोग देखते हैं कि दोनों ही मैन और वुमेन के बीच में आज भी इक्वली बिहेवियर जो है वो हमको देखने को नहीं मिलता है सोसाइटी के अंदर। ठीक है। तो ये तो थी वुमेन की बात। इसके बाद में आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे बच्चों, वो है वुमेन राइट अबाउट द वुमेन। वुमेन राइट अबाउट द वुमेन। यहाँ हम लोग कुछ ऐसी वुमेन की बात करने वाले हैं जो अपने बलबूते पर आगे आई, एजुकेटेड हुई, उसके बाद में उन्होंने सोसाइटी के अंदर वुमेन की प्लेस को जस्टिफाई करना शुरू किया, क्रिटिसाइज करना शुरू किया और लोगों के बीच में, समाज के बीच में अपनी सोच को लाने के लिए कई सारी अपने जो राइट्स कह सकते हैं कि अपनी जितनी भी बुक्स थी उनको उन्होंने पब्लिश करवाया ताकि समाज, सोसाइटी उसको पढ़े और फिर समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर कुछ बदलाव लाया जा सके। ठीक है। सबसे पहले कोशिश जो थी वो थी गर्ल एजुकेशन को लेकर, है ना। तो लड़कियों की पढ़ाई को लेकर सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि इंडिया के अंदर एक नई शुरुआत की गई, जगह जगह पर गर्ल्स स्कूल खोले गए, है ना, और वहाँ पर लोगों को प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक सपोर्ट दिया जाना शुरू किया गया। लेकिन लोगों के अंदर डर था कि अगर कंट्री की वुमेन, गर्ल्स अगर पढ़ लिख गई तो हो सकता है वो अपने कल्चर से भटक जाए, करप्ट हो जाए। तो ये डर भी लोगों के अंदर था। लोगों को लगता था कि अगर औरत पढ़ने लग गई, लड़कियां पढ़ने लग गई तो हो सकता है वो करप्ट हो जाए, उनकी सोच बदल जाएगी, है ना, और वो समाज में एडजस्ट नहीं हो पाएगी। लेकिन ये सारी चीजें जो थी बाद में धीरे धीरे झूठी साबित होने लगी। ठीक है। तो यहाँ पर इन सारी चीजों को लिखा गया और कुछ ऐसी वुमेन के बारे में बच्चों हम लोग बात करेंगे जो आगे आई, जिन्होंने अपने बलबूते पर इंडिया के अंदर जगह जगह पर गर्ल एजुकेशन को प्रमोट करना शुरू किया, स्कूल्स ओपन किए जहाँ पर बच्चियों को पढ़ाया जाता था। तो यहाँ पर एक है बेगम ऑफ भोपाल। भोपाल की जो बेगम थी, है ना, ये बहुत एजुकेटेड थी और अपने लेवल पर इन्होंने सबसे पहले भोपाल के अंदर गर्ल्स एजुकेशन के लिए काम किया और गर्ल्स के लिए स्कूल्स री ओपन किए। ठीक है। स्कूल्स ओपन किए ताकि लड़कियां पढ़ सकें। ठीक है ना। तो यहाँ देख सकते हैं आप, बेगम ऑफ भोपाल द प्रमोटिंग एजुकेशन एंड फाउंडेड द प्राइमरी स्कूल्स फॉर गर्ल। इन्होंने भोपाल के अंदर
गर्ल्स की एजुकेशन के लिए प्राइमरी स्कूल्स ओपन किए। ठीक है, इसी के साथ में एक हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर बेगम रुकैया शेखावत स्टार्टेड द स्कूल फॉर द मुस्लिम गर्ल्स एट पटना एंड कलकत्ता। और इसी गर्ल्स एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए पटना और कलकत्ता के अंदर बच्चों बेगम रुकैया जो थी, इन्होंने कुछ स्कूल्स ओपन की ताकि वहाँ पर रीजनल और दूसरे जो एरियाज हैं वहाँ पर बच्चियों को पढ़ाया जा सके, एजुकेशन दी जा सके। तो यहाँ पर ये दो एग्जाम्पल जो है ये साबित करते हैं कि जब कंट्री के अंदर कुछ ऐसी लेडीज, ऐसी ग्रेट जो वुमेन थी वो आगे आई जिन्होंने अपने लेवल पर स्कूल्स ओपन किए और गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट किया, जो ये चीज को साबित करता है कि जब इंसान एजुकेटेड होता है उसकी सोच बदलती है और वो आगे बढ़ने की सोचता है, वो सोशल इविल को खत्म करने के लिए काम करता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये बहुत अच्छा एग्जांपल है बेगम ऑफ भोपाल एंड बेगम ऑफ रुकैया, आपको ध्यान रखना है इसको। इसके अलावा देखिए ताराबाई शिंदे, है ना, ये ताराबाई शिंदे ने एक बुक लिखी थी बच्चों जिसका नाम था स्त्री पुरुष तुलना। ठीक है, ये स्त्री पुरुष तुलना जो इनकी बुक थी, इन्होंने अपनी इस बुक के अंदर प्रेजेंट इंडियन सोसाइटी में आदमी और औरत, मैन एंड वुमेन के बीच में जो तुलना की है, क्रिटिसाइज किया, उसमें ये बताया गया कि आज भी कंट्री के अंदर लोगों की जो सोच है वो ये जाहिर करती है कि कहीं ना कहीं जो वुमेन है वो हमारी सोसाइटी में बहुत पीछे है, चाहे वो एजुकेशन हो चाहे दूसरा सेक्टर हो। तो सोसाइटी के अंदर वुमेन सेक्शन को आगे लाने के लिए बहुत काम करना पड़ेगा। ठीक है, इनके विचार थे कि समाज के अंदर जब तक औरतें या जो वुमेन है वो आगे नहीं आएगी, जब तक समाज पूरी तरह से सोसाइटी जो है वो डेवलप नहीं हो सकती, हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते जब तक सबके सब लोग एजुकेटेड नहीं होंगे, है ना। तो जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक हमारी नॉलेज नहीं बढ़ेगी और हम लोग अपने आप को अपग्रेड नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखें ताराबाई जो शिंदे थी, ये बुक का नाम था स्त्री पुरुष तुलना, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर 4th नंबर पर हम लोग एक बहुत ही ग्रेट वुमेन की बात करेंगे, नाम है पंडिता रमाबाई। ठीक है, पूरा नाम पंडिता रमाबाई रनाडे, इंडिया की सबसे टॉप मोस्ट लेडीज में आती थी। संस्कृत लिटरेचर पर इनकी पूरी पकड़ थी बच्चों, और संस्कृत लिटरेचर इन्होंने इतना बखूबी पढ़ा कि इंडिया के अंदर इनको अवार्ड भी दिया गया, एनलाइटेंड वुमेन कहा गया। ठीक है, इन्होंने एक फाउंडेशन बनाया जिसका नाम था विडोज स्टोक एंड पूना। इन्होंने यहाँ पर विडोज के लिए, विडोज मतलब जो विधवा औरतें होती थी, उनके रहने के लिए शेल्टर हाउस बनाए और वो कहाँ बनाए, पूना के अंदर, ताकि वे औरतें जिनको समाज से निकाल दिया गया है या जहाँ पर वो लोग तकलीफ देखते हैं बच्चों, कई बार क्या होता है कि सोसाइटी के अंदर जब पर्टिकुलर को सपोर्ट नहीं मिल पाता है ना, या कई बार हम आज भी देखते हैं कि घर से औरत को निकाल दिया जाता है ना। तो ऐसी औरतों के लिए जिनके लिए कोई मदद करने वाला नहीं है, उनके रहने के लिए इन्होंने शेल्टर होम्स बनवाए जिसको इन्होंने वुमेन्स होम का नाम दिया। तो इस तरह से धीरे धीरे ये जो संस्था थी, ये जो फाउंडेशन था, वो बहुत ही लार्ज लेवल पर काम करने लगा और धीरे धीरे पूना के अंदर ये कोशिश की गई कि ज़्यादा से ज़्यादा जो विडोज होम है वो खोले जाए ताकि लोगों को या उन औरतों को सपोर्ट मिल सके जिनके सपोर्ट करने वाला कोई दूसरा इस दुनिया में नहीं है। ठीक है, अब यहाँ हम लोग आ रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर कुछ ऐसे नेशनलिस्ट, ऐसे लीडर्स, ऐसे नेताओं की बात करेंगे बच्चों जिनको ये लगता था कि इंडियन सोसाइटी के अंदर इक्वालिटी की अगर हम लोग बात करें तो औरतों को, वुमेन्स को मैन के इक्वल पूरी फ्रीडम मिलनी चाहिए, एजुकेशन में भी बराबरी होनी चाहिए। तो यहाँ पर नाम लेंगे बच्चों हम लोग जवाहरलाल नेहरू का, सब जानते हैं आप लोग, बिल्कुल जवाहरलाल नेहरू। और दूसरी जो ग्रेट पर्सनालिटी थी बच्चों वो थे सुभाष चंद्र बोस। दोनों ही इंडिया के बहुत ही ग्रेट रिवॉल्यूशनरी कहते हैं, बहुत ही ग्रेट लीडर्स कहते हैं जिन्होंने इंडिया की फ्रीडम फाइट में अपना बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया। ठीक है, इन दोनों ही जो पर्सनालिटीज थी, इन्होंने वुमेन एजुकेशन को भी सपोर्ट किया, वुमेन इक्वालिटी के लिए भी सपोर्ट में खड़े रहे और इसी के साथ में इन्होंने वुमेन फ्रीडम के लिए भी बात की। ठीक है ना, यहाँ ध्यान देंगे दे सपोर्ट द ग्रेटर इक्वालिटी एंड द फ्रीडम फॉर द वुमेन। कंट्री के अंदर वुमेन्स को पूरी फ्रीडम होनी चाहिए, साथ में एजुकेशन में भी इनका लेवल जो है वो मैन के बराबर होना चाहिए,
और इसी के साथ में इक्वालिटी की बात जो थी इन्होंने की, और नेशनल लेवल पर जब जब इंडिया के अंदर नए नए चेंजेस लाए गए वहां पर हमेशा इस मुद्दे को इन लोगों ने रखा। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं बच्चों अगला जो है यहाँ पर बच्चों आपके ये वुमेन से रिलेटेड जो सोशल इवेंट के लिए जो काम किया गया है ना, जो रिफॉर्म्स के लिए बात की गई, इसके अलावा आपके चैप्टर में कास्ट सिस्टम भी दिया हुआ है ना। तो सबसे पहली बात तो ये है कि कास्ट सिस्टम होता क्या है, तो नॉर्मली हम लोग कहते हैं जाति प्रथा, जाति तो है ना, जाति और जात पात के नाम पर जो डिस्क्रिमिनेशन हमको कास्ट के बेस पर जो डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव हमको सोसाइटी के अंदर देखने को मिलता है, ये भी इंडिया का एक बहुत ही बड़ा सोशल इवेंट है बच्चों। आप लोगों ने कई बार अपने बड़े बुजुर्गों को कहते हुए भी सुना होगा, और हम लोग भी अपनी रियल लाइफ में कई बार इस तरह के कस्टम को फॉलो भी करते हैं, जहाँ पर हम लोग कुछ लोगों को अनटचेबल कह देते हैं, दलित कह देते हैं, उनके साथ इस तरह से बिहेव करते हैं जैसे मानो वो इंसान ही नहीं है ना। कहते हैं ना कि किसी को अगर पानी पिलाना है, कोई जो है नीची जाति का है तो उसको टच नहीं करे वो पानी को, है ना, और घर में एंटर नहीं होने देना, या फिर पब्लिक प्लेसेस जैसे टेम्पल है वहाँ पर उन लोगों की एंट्री किसी समय में बंद होती थी, पब्लिक जो वाटर रिसोर्स है, पॉन्ड है, लेक से, वहाँ पर उन लोगों का जाना प्रोहिबिट होता था। आज भी इंडिया के कई सारे गाँव के अंदर दलित कहे जाने वाले लोग, अनटचेबल्स लोगों को गांव से बिल्कुल बाहर रखा जाता है, उनका अंदर आना भी प्रोहिबिट जो है वो नहीं कहते कि अलाउ नहीं होता। तो इस तरह की कई सारी सोशल इवेंट्स जो है उसमें से कास्ट सिस्टम इंडिया का सबसे रिलेटेड सोशल इवेंट माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिया के अंदर वुमेन्स के अपग्रेडेशन के साथ ही ये बात भी कही गई कि हमारे देश में जो जाति प्रथा चल रही है बच्चों, जाति के नाम पर जो भेदभाव देखने को मिलता है ना, हम लोग जो अनटचेबल्स की बात करते हैं, हम जो दलित की बात करते हैं, इनको भी सोसाइटी की मेन स्ट्रीम से जोड़ा जाए, समाज में बराबरी का दर्जा दिया जाए, इक्वल बिहेव किया जाए, हर जिस तरह से बाकी सबके साथ में बिहेव होता है उसी तरह से इनके साथ में भी वैसा ही बिहेव किया जाए। सोसाइटी के अंदर उन लोगों को बराबरी में लाने के लिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी कई सारे ऐसे सेक्शन जोड़े गए बच्चों, जो ये बताते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबके लिए इक्वल है, सबको इक्वल ट्रीट करता है। ठीक है, तो कास्ट एंड द सोशल रिफॉर्म। अब जाति और जाति को लेकर कौन कौन से सुधार हुए, इसमें आप ध्यान दें कि एक तो हम लोग पढ़ चुके हैं राजा राममोहन रॉय के बारे में, जिन्होंने सती सिस्टम को 1829 में बैन करवा दिया, ब्रिटिश सरकार ने रोक लगा दी। इन्हीं राजा राममोहन रॉय ने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पर भी काम किया, जाति को लेकर जो भेदभाव था उस पर भी इन्होंने रिफॉर्म करने की कोशिश की और बहुत हद तक ये सफल भी हुए। इसी के साथ में इंडिया के अंदर एक फाउंडेशन बनाया गया बच्चों, प्रार्थना समाज। ठीक है, इस प्रार्थना समाज ने भी क्रिटिसाइज किया कास्ट इनइक्वालिटी को, मतलब धीरे धीरे इंडिया के अंदर कास्ट सिस्टम को लेकर जो इनइक्वालिटी थी उसको दूर करने की बात कही गई। 1840 में देखें बॉम्बे के अंदर परमहंस मंडली बनाई गई। ठीक है, इस परमहंस मंडली का काम था कि सोसाइटी के अंदर जो कास्ट सिस्टम है इसकी जड़ों को उखाड़ फेंकना, कास्ट सिस्टम को ये जो डिस्क्रिमिनेशन है इसको दूर करना, और साथ में हम लोग सब जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, ठीक है ना, जिन्होंने सबसे पहली बार पूरी तरह से नेशनल लेवल पर और साथ में ही नेशनल लेवल पर दलित मूवमेंट चलाए, और इन्होंने दलित के वेलफेयर के लिए काम किया, सोसाइटी में इनको इक्वल ट्रीट किया जाए, सही जगह इन लोगों को मिले, उसके लिए सबसे ज्यादा स्ट्रगल करने वाले जो थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनकी वजह से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में SC/ST आयोग बनाए गए, है ना, कमिटीज बनाई गई, जो आज भी दलित, SC/ST, अनटचेबल्स कहे जाने वाले लोगों के वेलफेयर के लिए काम करते हैं ये लोग, है ना। तो कह सकते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये कानून जोड़ा गया वो पूरा का पूरा जो था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ही मेहरबानी थी। ठीक है, जिसके कारण हम लोग देखते हैं आज जो बैकवर्ड सेक्शंस है वो धीरे धीरे आगे आ रहे हैं, चाहे एजुकेशन हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, हर जगह हम लोग देखते हैं कि वे लोग जो किसी समय में अनटचेबल्स थे, जिनको हम दलित कहते हैं, है ना, वो बढ़ चढ़कर आज पॉलिटिक्स में हिस्सा लेते हैं। एजुकेशन में भी देखिए हर गवर्नमेंट जॉब के अंदर आपको हाईएस्ट पोस्ट पर ये लोग देखने को मिलेंगे। तो ये चीज प्रूव करती है कि कहीं ना कहीं सोसाइटी के अंदर जो सुधार था वो शुरू हो चुका था इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले से लेकर आज तक। तो बच्चों ये थी आपकी आज की क्लास, कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।